हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान। कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो मेरा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। राजस्थान में जो RBSC का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो तैयार किया है बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग पर, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो पढ़ाई में बेहद कमज़ोर हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में कह लीजिए, चाहे वो प्राइवेट संस्थानों में कह लीजिए। लगभग 30% स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको सिलेबस का अंदाज़ा नहीं होता और एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही ज़्यादा वो कुसमायोजित हो जाते हैं और टेंशन में पड़े रहते हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता तो भी हम कैसे कुछ लिखकर हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा होनहार विद्यार्थियों को मेरी हिदायत रहेगी कि आप संपूर्ण सिलेबस पे ही ध्यान दीजिएगा। मेरा उद्देश्य केवल और केवल कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों की एग्जाम के दौरान मदद करना है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने रूल्स तैयार किए हैं ग्रामर से रिलेटेड, उनका हाई ग्रामर से किसी प्रकार से ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो का पर्पज केवल सेकेंडरी एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाएं अपने आप में एक युद्ध से कम नहीं होती। तो सबसे पहले आपको पेपर का सैंपल पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चंस आता है। तो शुरू करते हैं हम इसका सेक्शन वाइज ऑब्जर्वेशन। सेक्शन ए की बात की जाए तो ये है रीडिंग सेक्शन। याद रखिएगा, इसमें लगातार 2 पैसेज आते हैं, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन जो 7 नंबर के। उसके बाद दूसरा पैसेज आता है 6 से लेके 10 क्वेश्चन तक का। अब बात हमारे सामने आती है कि आखिर हमें उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। इस चीज़ का आप बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको उसके अंतर्गत एक ऐसा मीनिंग या ऐसा वर्ड ढूंढ लेना है जो आपको पैसेज में भी मिलता है। और याद रखना आपको ये है कि 1 से लेके 1.5 तक लाइन ही आपको पूरी लिखनी है। जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक आप उस क्वेश्चन को लिखोगे। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर 2 से अधिक लाइन में आपको नहीं देना है। दूसरी चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखोगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लाइन टू लाइन मैच करनी होती है। उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिमिलर वर्ड या फिर ऑपोजिट वर्ड ढूंढना पड़ता है, और विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्स आपको दूंगा। ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड आ रहा है, अगर उस वर्ड के अंतर्गत आपको उस वर्ड के लास्ट में आपको OUS, ABLE, SOME, सम, ING, ALRY देखने को मिलता है तो वो सेम कैटेगरी का ही वर्ड होगा। कहने का मतलब OUS है तो उसका जो आंसर होगा वो इन्हीं शब्दों के लास्ट में से खत्म होता होगा, जिसमें RY आ सकता है, AL हो सकता है, ING आ सकता है, सम आ सकता है, एबल आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं और उनका आंसर भी एडजेक्टिव में ही देना होता है। दूसरा, अगर जब भी सिमिलर वर्ड वाला या वन वर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है वन हु इस हिसाब से, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसका आंसर ER या NT से ही खत्म होगा। इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा OR भी इसमें हो सकता है। ER, OR और NT से उसका आंसर जो है वो खत्म होगा और एक ही वर्ड आपको उसके अंतर्गत लिखना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑपोजिट या सिमिलर वर्ड में 2+ वर्ब देखने को मिले तो याद रखिएगा उसका जो आंसर होगा वो एक वर्ब होगी, और वर्ब की पहचान मोस्टली ये होगी कि उसके साथ S, ES, DED ये लगे होंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड पूछा जाता है जिसके लास्ट में LY है तो 100% उसका आंसर भी आपको LY में ही देना है। तो ये था पहला मेथड जिसमें हमें अनसीन पैसेज को सोल्व करना है। उसके बाद B सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें 11वां क्वेश्चन जो होगा, याद रखिएगा आपके एग्जाम में 11वां क्वेश्चन जो होगा वो लेटर राइटिंग से संबंधित होगा, या उसके अल्टरनेटिव में ईमेल राइटिंग हो सकता है। लेटर राइटिंग के अंतर्गत कई प्रकार के लेटर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 प्रकार के लेटर्स की बात करें, इनफॉर्मल और फॉर्मल। याद रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, मम्मी डैडी को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं। और फॉर्मल के अंतर्गत हमारे प्रिंसिपल को हम लिख सकते हैं, बॉस को लिख सकते हैं, कलेक्टर, एडिटर, अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल। याद रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर में कुछ लेटर्स जो आ सकते हैं उसमें याद रखिएगा अंकल को बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक कहना, या
फादर को हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना, या अपने फ्रेंड्स को इस प्रकार की एडवाइस देना कि वो अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे, या फिर आ सकता है अपने फ्रेंड को अच्छे मार्क्स होने पर बधाई देना। इस प्रकार के लेटर्स आ सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि फॉर्मल लेटर में किस प्रकार के लेटर आ सकते हैं। इसमें ज़्यादातर चांसेज है कि लाउड स्पीकर पे बैन हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की जो इरेगुलर सप्लाई है उसके बारे में कंप्लेन हो सकती है, या डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन जो हमने किसी शॉप से खरीदी है, कंप्यूटर या प्रिंटर, हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, या बैंक के अंतर्गत अपना अकाउंट कैसे ओपन करना है, या पॉल्यूशन या थ्योरी के बारे में आपकी शिकायत हो सकती है। इस प्रकार के लेटर ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इस प्रकार से दिया हो सकता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड लिविंग इन जयपुर। अपने दोस्त को पत्र लिखिए जो जयपुर में रह रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं आता तो वो ये सोच लेते हैं कि आपका जो एड्रेस है वो जयपुर का होगा। तो इस चीज़ को स्पेशल ध्यान रखिएगा। अगर फ्रेंड के बाद एड्रेस दिया हुआ है इसका मतलब वो अपना एड्रेस नहीं है। एग्जाम में जो एड्रेस होता है वो सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट दिया होता है, कोटा, जयपुर ऐसा, और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं दिया होता है तो आप अपने इच्छा से लिख सकते हो। एड्रेस लिखने का मैं सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। कोई भी 3 अंकों की संख्या, बेहतर रहेगा कि 1 2 3 ही आप लगा लीजिए। किसी बाजार का नाम, रानी बाजार जैसे, उसके बाद आपको कोमा लगाना है, उसके बाद ABCD का कोई भी अक्षर और 1 से लेके 10 तक कोई भी संख्या आप लगा सकते हो, जैसे C6 है, D5 है, A9 है। उसके बाद आप कोमा लगा के किसी भी नगर का नाम लिख दीजिए, जैसे राजीव नगर है, नेहरू नगर है, इंदिरा नगर है, कोई भी जो आपको शास्त्री नगर है देखने को मिले। उसके बाद कोमा लगा के आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। बेहतर रहेगा कि अगर कोई नहीं डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है तो आप कोटा का नाम लिख सकते हो, क्योंकि सिंपल सा नाम है और स्पेलिंग की भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे दिया हुआ है कि जयपुर के हो आप, तो आपको जयपुर ही लिखना है। इसके अलावा तारीख आपको 14 मार्च ही लिखनी है, जिस तारीख को आपका एग्जाम है। डेट लिखने का बेहतर तरीका ये रहेगा कि पहले आप मंथ लिखिए, उसके बाद तारीख लिखिए, उसके बाद ईयर लिखिए। तो मार्च 14, 2019 याद रखिएगा। 14 के बाद कोमा है। उसके बाद आपके कोई भी अंकल, आंट, मदर, फादर, फ्रेंड को आपको लिखना हो तो आप उसके लिए सैल्यूटेशन माय डियर, उसके बाद फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, आंट, अंकल यूज कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड है तो उसका आप नाम लिख सकते हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेटर चाहे किसी से संबंधित हो, अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है कि किस बारे में लेटर लिखना है, तो आप कुछ ये लाइनें जो है वो आप लिख सकते हो, जैसे आई एम वेल हियर, आई होप यू ऑल टू बी वेल देयर, आई रिसीव्ड योर लेटर 2 days एगो, आई कम टू नो दैट। इस प्रकार की ये चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद अंतिम आपको लाइन किस प्रकार से लिखनी है, बीच में कुछ मटेरियल डाल दीजिएगा जो आपको लेटर से संबंधित पूछा गया है, लेकिन अंतिम रूप से आप खत्म इस हिसाब से कीजिएगा, आई एम हैप्पी दैट यू लुक आफ्टर मी विद अ काइंड हार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फॉर्मल लेटर में सेम एड्रेस लिखने का वही तरीका रहेगा। तो अपने एड्रेस के बाद एक लाइन खाली छोड़ के उसके बाद जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस भी लिखना होता है। जैसे मान लो आप एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर, आप कलेक्टर को लिख रहे हो द कलेक्टर। तो इस हिसाब से आपको एड्रेस स्टार्ट करना है। उसके बाद याद रखिएगा जो एडिटर है या कलेक्टर है किसी भी विभाग का है वो आपको लिखना है, जैसे द एडिटर, कोमा, राजस्थान पत्रिका, फिर कोमा, उसके बाद आप जिले का नाम लिख सकते हो। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस लेटर के अंतर्गत जो लैंग्वेज होगी उसमें ये जरूर दिया होगा, राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट। अबाउट के बाद जो भी होगा वो आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखना है। ध्यान महत्वपूर्ण ये रखना है कि आपको डियर, माय डियर ऐसा यूज नहीं करना है, आपको सीधा सर यूज करना है। और ये लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये लाइन आपको वहीं पे लिखनी है, रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। उसके बाद कुछ अंदर का मटेरियल आप डाल सकते हो, लेकिन अंतिम जो खत्म करोगे वो इस प्रकार से करोगे, आई एम श्योर यू विल टेक ए सक्सेसफुल स्टेप टू आवर कंसर्न एंड मेक अस फील फुली सेटिस्फाइड। उसके बाद आपको योर लविंग वगैरह कुछ नहीं लिखना है, योर्स फेथफुली याद रखिएगा, योर नहीं लिखना है, उसके साथ एस आपको अनिवार्य रूप से लगाना है। उसके बाद आपका नाम। तो उसके बाद हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, जिसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा, 16 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। कम से कम मान के देखिए कि आपकी जो बोर्ड कॉपी होती है उसकी कम से कम 7 लाइन आपको लिखनी होती है।
पहले तो टॉपिक देख लीजिए जिसपे पैराग्राफ आ सकता है। जगह पिछली बार माय फेवरेट टीचर आया था, तो अब की बार माय बेस्ट फ्रेंड आने के चांसेज हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा, इस पैराग्राफ को लिखने का बेहतर तरीका क्या है, अगर जिसके बारे में मान लो आपके फेवरेट टीचर के बारे में, तो सीधा उसका नाम नहीं लिखना है। बेस्ट फ्रेंड है तो उसके सीधा नाम नहीं लिखना है। इसके लिए मैं आपको फिक्स लाइन बता रहा हूं जो आप रट सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन जो है वो है शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पिक्चर पे आपको लिखना होगा। पिछली बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पिक्चर थी, अब की बार उम्मीद है कल्पना चावला, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, इनमें से किसी की पिक्चर दी जा सकती है। तो दूसरा ध्यान ये रखोगे कि हमें इनके बारे में, हम सिर्फ इनको पहचानना जानते हैं, इनके बारे में कुछ लिखना नहीं जानते, कैसे लिखें, कहाँ पे जन्म हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको फिक्स लाइन बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द पर्सनैलिटी इन द पिक्चर इज इंडियाज प्राइड। कोई भी पर्सनैलिटी होगी वो भारत का गर्व जरूर होगी। फिर उसका आपको नाम लिखना है, फिर कोमा लगा के वो फेमस क्या है, पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर है, सिंगर है, ये तो आप जानते ही हो, सोशल वर्कर है, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री अगर कल्पना चावला का आता है, तो फ्रीडम फाइटर है अगर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इनके आ जाते हैं, तो आप ये चीज़ें सेट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन सी, जिसमें 15 नंबर की ग्रामर आती है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम नंबर ले सकते हैं इसमें। देखिए 14वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें लगभग 8 क्वेश्चंस आते हैं, आधे आधे नंबर के, 4 नंबर का ये पोर्शन रहता है, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है इसके। यदि वाक्य में टुडे, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, इस प्रकार से ऑफन, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ये शब्द दिए हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है, जो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई होगी उसी को आपको सेट करना होगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, मुख्य रूप से लास्ट शब्द देखना है आपको, या वैन ही वॉज, वैन सी वॉज, ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हो तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के अंतर्गत देख रहे हो। उसके बाद इजम आर प्लस वर्ब आईएनजी का यूज आपको तब करना है जब वाक्य में नाउ, दिस डे, दिस टाइम दिया हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नीचे इसका एग्जाम्पल भी शो हो रहा है, क्योंकि पूरा पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए एग्जाम्पल को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ तब करना है जब आपको इज, एम, आर, वोज वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। उसके बाद विल, शैल प्लस वर्ब का यूज़ तब करना है जब वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ईयर दिया हो। याद रखिएगा वर्ब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसी ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी हुई है वैसी की वैसी आपको सेट करनी है। हालांकि ये बेयर इन्फिनिटी होती है जो हाई ग्रामर की बात है, आप तो सिर्फ इन रूल्स को ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड का यूज़ तब करना है जब वाक्य में सो फार या येट दिया हो, जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हो तो आपको हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान ये रखनी है कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड का यूज किया जाता है, और आफ्टर में ये स्ट्रक्चर उल्टी हो जाती है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड बाद में आ जाता है, वर्ब की सेकंड पहले हो जाती है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में ब्रैकेट में एक ऐसी वर्ब दी हुई होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगाने से नहीं बनती है, तो वो फॉर्म आप इस लिस्ट में देख सकते हो। जैसे लीव है तो लीव का लीव्ड नहीं होगा बल्कि लेफ्ट होगा, कैच का कॉट होगा, ब्रिंग का ब्रॉट होगा, सेंड का सेंट होगा, और याद रखिएगा बिल्ड का बिल्ट होगा। तो ये फॉर्म आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 शुरू होता है, जो कि है ज्वाइनिंग सेंटेंस। याद रखिएगा इसमें 2 वाक्य दिए होंगे, उनको आपको जोड़ना होगा, और जिससे जोड़ना होगा वो ब्रैकेट में वर्ड दिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हु, हुज, विच। याद रखिएगा जब इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है तो दूसरे वाक्य के स्टार्टिंग में जो भी वर्ड दिया हुआ है आप उसको काट दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं आई लाइक द गर्ल, सी इज ए टीचर। हु से जोड़ना है तो दूसरे वाक्य का पहला शब्द जो सी है उसको हमने काट दिया है और दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। ये हर एग्जाम्पल में आपको यही देखने को मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो।
इसके बाद याद रखना ये है कि अगर whom आ जाता है तो आपको जो दूसरा वाक्य दिया हुआ है उसकी वर्ब के बाद जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको आपको काट देना है। याद रखिएगा, हु के लिए तो पहला शब्द काटा था, लेकिन होम के लिए वर्ब के बाद दिया गया शब्द। जैसे आई मेट द बॉय यू गेव हिम सम रुपीज, तो हम इसको जोड़ेंगे तो वर्ब के बाद हिम दिया हुआ है, हिम को काट देंगे। आई मेट द बॉय होम यू गेव सम रुपीज, तो ये तरीका है। इसके अलावा अगर वेयर, व्हेन और दैट आ जाए तो बिना कोई परिवर्तन के आप दोनों वाक्यों के बीच में इसको जोड़ दो। हो सकता है हर बार ये सेट ना भी बैठे, लेकिन 90% चांसेज है इनके सही होने के। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्विंग क्वेश्चन की, जो होगा पैसिव वॉइस से संबंधित। इसके अंतर्गत आपको ध्यान ये रखना है कि एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है सी इज कुकिंग फूड। आपको याद ये रखना है कि जो मेन वर्ब होगी उसके बाद दिया गया शब्द ही ऑब्जेक्ट होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है जो है फूड। 2 नंबर काम जो हमें करना है हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इज दी हुई है। उसके बाद आपको बी की फॉर्म, याद रखिएगा बी की फॉर्म वैसी ही लगानी है जैसी मेन वर्ब है। कहने का मतलब अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म जो आप इस टेबल में देख रहे हो इज एम आर में से एक लगा देंगे, और अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की ही सेकंड फॉर्म वॉज या वर लगा देंगे। अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बी की थर्ड फॉर्म हम बी लगा देंगे। अगर मेन वर्ब में आईएनजी है तो हम बी के साथ भी आईएनजी लगा देंगे, जो आपको टेबल में देखने को मिल रहा है। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी है तो हम बी का भी कर देंगे आईएनजी फॉर्म बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। उसके बाद आपको लगाना है बाई, और जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लगा देनी है, जो आपको इस टेबल में देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आपको पैसिव वॉइस का निर्माण करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं सी प्लेज क्रिकेट। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट अपने पास क्रिकेट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे। तीसरा काम बी की फॉर्म, हम देखेंगे मेन वर्ब कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, तो यहाँ पे क्रिकेट के साथ आ जाएगा इज। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और फिर बाई और सी का हो जाएगा हर। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो एक प्रकार का सेंटेंस तो ऐसा सिंपल आ सकता है। दूसरा सेंटेंस आने की संभावना है वो है प्लीज या काइंडली से शुरू। तो आपको ध्यान ये रखना है प्लीज या काइंडली से जब सेंटेंस स्टार्ट है तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के प्लीज को हटा के जैसा वाक्य बचा हुआ है वैसा का वैसा हम उतार देंगे। जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो हम प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटाया, ओपन द डोर जो बचा है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। तो दूसरे प्रकार का सेंटेंस आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा सेंटेंस ऐसा आ सकता है कि वाक्य का प्रारंभ जो होता है वो मेन वर्ब से ही हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीधी बी और फिर वर्ब की थर्ड। बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ओपन द डोर, तो हमें सबसे पहले लेट लगाना है क्योंकि ये ओपन मेन वर्ब से स्टार्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे द डोर है वो लगाना है, और उसके बाद सीधी बी लगानी है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट द डोर बी ओपन। ये 3 प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, जिसमें 4 सेंटेंस आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा आ सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच भी लिखा आ सकता है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये टेबल देखिए आप, जो पर्सन की है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे या किसी का नाम। उसके बाद इनकी फॉर्म देखिए, आई की सेकंड फॉर्म माई और थर्ड फॉर्म मी। उसी प्रकार से इन सारों की फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो पहले तो आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि कौन सा पर्सन और कौन सी फॉर्म है। जैसे आपसे पूछ ले माई कौन सा पर्सन है, तो माई है तो फर्स्ट पर्सन और फॉर्म है सेकंड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम में क्या होगा, एक पूरा वाक्य दिया होगा, उसके बाद उसका आंसर आधा आपको दिया होगा,
जिसमें हो सकता है टोल्ड दिया हो सकता है आस्क्ड दिया हो सकता है रिक्वेस्टेड दिया हो। इतना आपको बना के दिया होगा। याद रखिएगा सेड टू को ही टोल्ड, आस्क्ड और रिक्वेस्टेड में चेंज किया हुआ है। तो हमें टोल्ड के अकॉर्डिंग दैट लगाना है, आस्क्ड के अकॉर्डिंग WH वर्ड लगाना है जो उस वाक्य के प्रारंभ में दिया होगा। यह WH वर्ड नहीं दिया हुआ है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें इफ लगाना है। WH वर्ड की टेबल आप देख रहे हो, अगर इनमें से कोई किसी भी वर्ड से स्टार्ट है तो आपको वही वर्ड दोबारा लगाना है। उसके बाद अगर रिक्वेस्टेड दिया हुआ है तो आपको टू लगाना है। देखिए इसको चेंज कैसे करना है। पहले वाक्य में सेड टू से पहले एक सब्जेक्ट होगा और सेड टू के बाद दूसरा उसका ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है आई, ही, सी, दे ये दिए हो। अगर ये नहीं है तो मेल होगा। जैसे राम है तो हम समझ जाएंगे कि ये ही है, मदर है तो हम समझ जाएंगे कि ये सी है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो बाहर जो दोनों वर्ड दिए हुए हैं सेड टू के दाएं बाएं, उन पर हमें क्रम लगा देना है। सेड टू से पहले वाले पे 1 नंबर और सेड टू के बाद वाले पे 2 नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। तो सेड टू से पहले जो वर्ड है ही, इसके ऊपर हमने लगाया 1 नंबर और सेड टू के बाद जो मी है उस पर लगाया हमने 2 नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो बाहर 1 और 2 नंबर हमने लगाया उनको हमें अंदर भेजना है। जो भी फर्स्ट पर्सन होगा अंदर की तरफ यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में, वहां पे 1 नंबर जो हमने ही के ऊपर लगाया उसको वहां पे उसकी जगह सेट करना है। और मी पे जो हमने 2 नंबर लगाया वहां पे कोई भी सेकंड पर्सन होगा, यू, योर, यू, तो उसकी जगह इनको सेट करना है। तो ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, इतना हमें चेंज करके दिया होगा ही टोल्ड तक। तो सेड टू को टोल्ड में चेंज किया हुआ है, आगे मी बचा हुआ तो वैसा का वैसा उतार दिया हमने। अब अपनी तरफ से हमें दैट लगाना है जो आपको मैंने बताया इस टेबल में जो आपको दिख रही है। उसके बाद यहां पे देखना है यू कौन सा पर्सन है, 2 नंबर यानी कि सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन हमने 2 नंबर किसके ऊपर लगाया है, मी के ऊपर लगाया, तो उसको अंदर भेजना है। यू की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मी की भी फर्स्ट फॉर्म आप लगा दोगे आई। उसके बाद आगे जो वर्ब दी हुई होगी तो उनको इस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। इजेएमआर है तो वॉज वर्ब में जो आपको फॉर्म दिखाई दे रही है, हैज है वह है तो हैड, वर्ब की फर्स्ट है तो सेकंड। तो यहाँ पे देखा आर दिया हुआ है तो इजेएमआर को वॉज वर्ब में चेंज किया जाता है, तो आई के साथ हो जाएगा वॉज। अब हम देखते हैं आगे माई दिया हुआ है और माई फर्स्ट पर्सन होता है। हम बाहर की तरफ देखेंगे 1 नंबर किसके ऊपर लगाया हुआ है, तो ही के ऊपर लगाया हुआ है। तो हम माई को हटा के ही को उसकी जगह सेट करेंगे। तो माई सेकंड फॉर्म है तो ही की भी सेकंड फॉर्म हम हिज लगा देंगे। फ्रेंड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा, अगर आस्क्ड से चेंज किया हुआ आ जाए तो हमें WH वर्ड से जोड़ना है। जैसे यही सेंटेंस होता, माई फादर सेड टू माई मदर व्हाट आर यू डूइंग। तो यहां पे आपको चेंज किया हुआ मिलेगा, माई फादर आस्क्ड माई मदर। तो फादर का मतलब है ही, मदर का मतलब है सी। तो पहले पे हमने लगा लिया 1 नंबर ही पे और मदर यानी कि सी पे लगा लिया हमने 2 नंबर। तो चेंज वैसे ही करेंगे, इतना दिया हुआ है हमें, माई फादर आस्क्ड माई मदर। उसके बाद जो WH वर्ड दिया हुआ है वैसा का वैसा हमने जोड़ दिया। इसमें सावधानी आपको ये बरतनी है कि इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, बल्कि जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो लगाना है। तो कहने का मतलब आर को हमें अभी नहीं लिखना है, पहले हम यू को देखेंगे। तो यू सेकंड पर्सन और बाहर देखेंगे 2 नंबर किस पे लगा हुआ है, मदर यानी कि सी पे लगा हुआ है, तो यू की जगह आ जाएगा सी। अब हमें सेट करना है आर को। तो इजेएमआर को एक बार फिर केस में चेंज करेंगे वॉज या वर्ब में, तो सी के साथ आ जाएगा वॉज और आगे डूइंग, और याद रखिएगा लास्ट में आपको फुल स्टॉप यूज करना है। तीसरे प्रकार का वाक्य अगर रिक्वेस्टेड हो तो हमें अपनी तरफ से टू से जोड़ना है। जैसे सेंटेंस होता, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो ही रिक्वेस्टेड इतना चेंज किया हुआ हमें देंगे, आगे जो मी है उसको वैसा का वैसा उतार देंगे। याद रखिएगा ये जितनी भी फॉर्म चेंज की हुई है वो सेड टू की हुई है। उसके बाद अपनी तरफ से हमने टू जोड़ा और प्लीज को जैसे हमने पैसिव वॉइस में हटाया था वैसे यहाँ भी हटा देंगे और आगे लगा देंगे हेल्प। और मी जो है, मी
1 नंबर है, बाहर देखेंगे किस पे नंबर लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हिम। तो ये है तरीका। उसके बाद हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, जिसमें मॉडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा चांसेज है उन्हीं का मैं जिक्र करूँगा। शुड का यूज याद रखिएगा, जब भी वाक्य में लेस्ट दिया हुआ है तो आपको शुड का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। उसके बाद मस्ट का यूज आपको तब करना है जब या तो टैक्स की बात की जाए या ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए, तो आप मस्ट का यूज कर दोगे। अब इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य सेकेंडरी एग्जाम को पास करना है, इसलिए ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी तक अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तो अंतिम रूप से वो नंबर अच्छे ला सकते हैं। मे का यूज में आप ध्यान रखोगे, अगर वाक्य के लास्ट में ये आपको जो निशान देखने को मिल रहा है जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, इसके अलावा ये सेंटेंस आप रट लीजिएगा, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रेन टुडे। इसके बाद हम बात करते हैं कुड की। तो याद ये रखना है कि कुड का यूज आपको तब करना है, एक तो ये सेंटेंस देखिए, ही रैन एज फास्ट एज फास्ट, उसके बाद एज दोनों तरफ कहीं भी दिख जाए तो आपको 100% कुड का ही यूज करना है। एग्जाम में आपके सही हो जाएगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बड़े लेवल पे मैं किसी को हिदायत नहीं दूंगा कि ये एक मेथड है। इसके अलावा व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, इस प्रकार से कोई आगे आए तो भी आपको कुड का ही यूज करना है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। तो दोस्तों ये थी एग्जाम से संबंधित टिप्स। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा कि एग्ज़ाम के बाद आपको कैसा फील हुआ है, क्या इस वीडियो ने आपकी मदद की है। तो दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।